दो बड़े नाम, एक बैंकिंग घोटाला और 2,796 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी। सीबीआई की चार्जशीट में एक तरफ हैं अनिल धीरूभाई अंबानी और दूसरी तरफ यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर। सवाल ये कि आखिर दोनों ने मिलकर पब्लिक मनी का ऐसा क्या खेल खेला जिससे बैंक को नुकसान हो गया और खुद को फायदा मिल गया। ये सारे आरोप आखिर क्यों इन दोनों पर लग रहे हैं, आइए आज समझते हैं अनिल अंबानी और राणा कपूर का 2,796 करोड़ का कथित स्कैम और इसकी टाइमलाइन, सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इस पूरे मामले की शुरुआत बताई जा रही है साल 2017 से। रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियां, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी आरसीएफएल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरएचएफएल, जबरदस्त आर्थिक तंगी से जूझ रही थी ये दोनों कंपनियां। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने इन्हें अंडर वॉच कैटेगरी में डाल दिया था, यानी कभी भी डिफॉल्ट का खतरा हो। उधर यस बैंक के सीईओ राणा कपूर अपनी फैमिली कंपनियों के लिए सस्ते लोन की तलाश में थे। यहीं से शुरू हुआ क्विड प्रो क्वो डील, यानी आप हमें फायदा दो और हम आपको फायदा देंगे। ये इस डील का बेसिकली, अगर इस टर्म का मतलब मैं समझाऊं तो इसका यही सीधा सीधा मतलब निकलता है। अब 2022 में यस बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई और आखिर 18 सितंबर 2025 को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई। चार्जशीट में नाम शामिल थे अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियां राधा और रोशनी कपूर और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी एमसीपीएल। अब ये सौदा कैसे हुआ, एक बार इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सीबीआई के मुताबिक राणा कपूर ने यस बैंक के पब्लिक डिपॉजिट्स यानी जनता के पैसे को एडीए ग्रुप की कंपनियों में झोंक दिया और बदले में अनिल अंबानी ने अपनी फाइनेंशियल कंपनियों के जरिए कपूर फैमिली को लोन और निवेश की सुविधा दिलाई। अब पैसा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता रहा और दोनों को फायदा पहुंचता रहा। इसमें एक खास रोल था जो भी चार्जशीट दाखिल हुई उसके मुताबिक रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट यानी आरएनएएम और रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड आरएनएमएफ का, जो जनता और संस्थागत निवेशकों के पैसों से चलते हैं। अब एक बार पूरी टाइमलाइन देखिए, पूरा घटनाक्रम समझिए जो चार्जशीट में सामने आया है। दिसंबर 2016 आरएचएफएल ने 250 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए। क्रेडिट वॉच में होने की वजह से यह पेपर कोई खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन यस बैंक ने इसे खरीद लिया। अब आइए जुलाई 2017 पर राणा कपूर की फैमिली कंपनी एमसीपीएल ने 550 करोड़ के एनसीडीज निकाले। आरएनएमएफ ने इन्हें खरीद लिया। कुल मिलाकर 2017 से 18 के बीच 1,160 करोड़ रुपए का निवेश एमसीपीएल में हुआ। अब आते हैं अगस्त 2017, यानी 3 अगस्त 2017 को आरएनएमएफ की डेट इन्वेस्टमेंट कमेटी ने आरएचएफएल के 249.8 करोड़ के एनसीडी खरीदने को मंजूरी दी। इससे यस बैंक को अपने रिस्की पेपर्स बेचने का मौका मिल गया। फिर 6 अक्टूबर 2017 को अनिल अंबानी और राणा कपूर की मीटिंग हुई और वहीं डील्स को फाइनल रूप भी दिया गया। टाइमलाइन में एक और तारीख बेहद अहम, 18 अक्टूबर 2017 की। यस बैंक ने एडीए ग्रुप की कंपनियों जैसे कि रिलायंस कैपिटल, आरसीएफएल और आरएचएफएल के 2,900 करोड़ रुपए के एनसीडीज खरीदने की पूरी प्रोसेस शुरू की। उसी दिन आरएनएमएफ ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में 1,750 करोड़ रुपए निवेश किए। अब 27 अक्टूबर और 4 दिसंबर 2017 वाले दिन आइए, आरएनएमएफ ने 2 और किश्तों में 500 करोड़ रुपए लगाए। कुल 2,250 करोड़ यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में डूब गए, जो 2020 के यस बैंक संकट के दौरान राइट ऑफ हो गए। अब इस पूरे टाइमलाइन से जो चीज सामने आ रही है, जो नतीजा सामने आ रहा है, वो क्या हुआ देखिए। जो पूरा मामला चल रहा है उसके मुताबिक यस बैंक ने आरसीएफएल में 2,045 करोड़ और आरएचएफएल में 2,965 करोड़ रुपए निवेश किए, जबकि दोनों कंपनियों की रेटिंग गिर रही थी। इन डील से यस बैंक को 2,796.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब इस पूरे मामले में एक और भूमिका निकल के आई है जय अनमोल अंबानी की। सीबीआई अब अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की भूमिका इस पूरे मामले में खंगाल रही है। आरोप है कि उन्होंने आरएनएमएफ के निवेश फैसलों को प्रभावित किया है, खासकर जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की तैयारी में थी।
इसके अलावा सेबी ने अगस्त 2025 में अनिल अंबानी और उनके बेटे की सेटलमेंट याचिका भी खारिज कर दी, क्योंकि 2016 से 2019 के बीच आरएनएमएफ ने येस बैंक के 81 बॉन्ड्स में 2150 करोड़ रुपए जो लगाए थे वो डूब गए। अब सेबी के मुताबिक ये ग्रुप कंपनियों में निवेश के नियमों का सीधा उल्लंघन था। कानूनी कार्रवाई और इसका असर क्या है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चार्जशीट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। ईडी भी पहले ही 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में एडीए ग्रुप पर छापेमारी कर चुकी है। अब एडीए ग्रुप का कहना है कि इस जांच का असर उनके ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा। हालांकि वहीं अदालत में अब अगली सुनवाई का इंतजार भी किया जा रहा है, तो अब पूरी जो मामला है पूरा वो इस सुनवाई के ऊपर बेस रहेगा। अब ये मामला सिर्फ एक बैंक या फिर एक इंडस्ट्रियल ग्रुप तक सीमित नहीं है। ये पूरा मामला जो सामने निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कैसे कॉर्पोरेट रिलेशनशिप और फाइनेंशियल डीलिंग्स के जरिए पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया जा सकता है और कैसे एक विन विन डील बैंकिंग सिस्टम के लिए लॉस डील बन जाती है। यानी एक अच्छी खासी डील कैसे लॉस में पहुंच जा रही है, और पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक मनी का, और इसलिए सबकी नजर इस समय इस मामले पर है। अब इसमें क्या कुछ आगे डेवलपमेंट्स होते हैं ये हम आपको साइड बाय साइड दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे जैसे जैसे कोई अपडेट आती है। आप देखते रहिए बिस्तर।